हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th परीक्षा अध्ययन इंग्लिश सेट 2 का सेक्शन बी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो पैसेज यानी कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को केयरफुल यानी कि बहुत ही सावधानी से ध्यानपूर्वक जो है आपको यहाँ पे इसको रीड करना है, पढ़ना है। और उसके बाद इस पैराग्राफ के लिए, इस पैसेज के लिए आपको नोट्स बनाने हैं। एंड इसके अलावा इस पैराग्राफ को या इस पैसेज को अगर आप एक टाइटल देना चाहेंगे तो वो आप क्या देना चाहेंगे वो हमको यहाँ पे बताना है। तो नोट्स बनाने के लिए अगर आपने हमारी सेट 1 वाली वीडियो देखी होंगे तो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो आपको वीडियो देखना चाहिए। तो जैसे कि जब हम नोट्स बनाने के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले इस पैसेज को समझना होता है। तो चलिए सबसे पहले इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को समझते हैं और उसके बाद बनाएंगे इसके नोट्स और फिर देंगे इसको सूटेबल यानी कि सही टाइटल। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बोला गया है, ईच वन ऑफ अस, यानी कि देखिए अस यानी हम में से, ईच वन यानी कि सभी को ये चीज़ रियलाइज करना चाहिए, समझना चाहिए कि जो हमारा देश इंडिया है, इंडिया और इसके जो लोग हैं, यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं, इनका जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक है टॉलरेंस और दूसरा है कोऑपरेशन। टॉलरेंस यानी क्या होता है, सहनशीलता, कि कोई चीज़ हम कितना सहन कर सकते हैं। तो देखिए आपको पता ही होगा कि जो इंडियंस होते हैं उनमें जनरली सहन करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है कोऑपरेशन यानी कि मिलजुल करके काम करना। तो इंडियंस में टॉलरेंस की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और कोऑपरेशन की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंडिया और यहाँ पे रहने वाले लोगों का जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ इन दो ही चीज़ों से है, एक टॉलरेंस और एक कोऑपरेशन। और यही हमारे ग्लोरियस पास्ट यानी कि ग्लोरियस यानी क्या होता है, बहुत ही शानदार या बहुत ही महान, जो हमारा इंडिया का जो पास्ट है, जो अतीत है, जो पुराना समय है, उसमें हमने देखे हैं कि टॉलरेंस और कोऑपरेशन कितना स्ट्रॉन्ग बेस रहा है हमारे देश के लिए यानी कि हमारे इंडिया के लिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्या होता है, एक बेसिकली बुक बोल सकते हैं जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि किस तरीके से किसी भी कंट्री को या किसी भी देश की गवर्नमेंट को चलाया जाए। ठीक है, तो किसी भी देश को चलाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस बुक में लिखे होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे संविधान में लेट डाउन किया गया यानी कि निर्धारित किया गया है, फिक्स किया गया है कि जो इंडिया देश है ये एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष देश। तो अभी धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में हमने किसी एक धर्म को या एक रिलीजन को ऐसे महान नहीं माने हैं। यहाँ पे सभी धर्मों को इक्वलिटी मिलती है, किसी भी धर्म को महान नहीं माना गया है, सभी को बराबर हक दिए गए हैं। तो वही चीज़ आगे बोली गई है कि इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इररिलीजन है यानी कि यहाँ पे धर्म है ही नहीं। ठीक है, धर्म रहित देश नहीं है ये, यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं। तो इसका सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग यही है कि यहाँ पे जो ऑल फेथ्स है, फेथ्स यानी क्या, जो सभी धर्म है, जो सभी लोग जो जिस धर्म में विश्वास करते हैं, फेथ रखते हैं, तो वहाँ पे उन सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, सभी को समान एक जैसा सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। और इसके साथ ही जो डिफरेंट फेथ्स यानी कि अलग अलग धर्मों को जो प्रिफर करते हैं, जो मानते हैं, उन लोगों को यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सभी को इक्वल मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के हैं तो यहाँ पे इनको मौका मिलेगा, बाकी मुस्लिम, सिख, ईसाई को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड यही कारण है कि हम सभी को हमेशा ये माइंड में रखना चाहिए, कीप इन माइंड, ये माइंड में रहना चाहिए कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसका जो वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारी संस्कृति का जो नज़रिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमें हमारे दिमाग में रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति ही हमारे लिए सब कुछ है। और अगर वर्तमान में, टुडे यानी कि वर्तमान की बात हो रही, तो वर्तमान में अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा जो महत्व मिला है वो इसी हमारे कल्चर को मिलता है। तो कल्चर को इंपॉर्टेंस मिलना भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इसका मीनिंग यही हुआ कि देखिए कि यहाँ पे सेक्युलर स्टेट है, इसलिए यहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल मौके मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रहने वाले लोगों की संस्कृति भी अलग अलग होती है। और यही है कि वर्तमान में हमारा जो भारत है उसमें इसी
कल्चर का, इसी संस्कृति का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन ऐसे ही देश में कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ये सेकुलरिज्म पसंद नहीं आता है, तो उनके लिए बोला गया है कि दोज यानी कि वो लोग जो कि बैरियर्स यानी कि रुकावटें पुटअप यानी कि पैदा करते हैं या रुकावटें बनाते हैं एक इंडियन और एक दूसरे इंडियन, ठीक है, दो ऐसे इंडियन जिनका धर्म अलग है, उनके बीच में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रुकावटें पैदा करते हैं, बैरियर्स क्रिएट करते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो कि डिस्ट्रप्टिव टेंडेंसीज को प्रमोट करते हैं। अब ये डिस्ट्रप्टिव टेंडेंसी क्या होती है? डिस्ट्रप्टिव यानी कि विनाशकारी, क्योंकि देखिए दो लोगों को लड़ा करके वो क्या होता है, वहां पे विनाश करना चाह रहा है, इसलिए डिस्ट्रप्टिव यानी कि विनाशकारी बोल सकते हैं। और टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति या आदत होती है ऐसे कुछ लोगों की जो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो ना ही हमारे देश की यानी कि इंडिया की और ना ही इसके कल्चर की यानी कि संस्कृति को या कल्चर के लिए सर्व नहीं कर रहे यानी कि काम नहीं कर रहे। यानी कि देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो दो इंडियंस को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं वो इंडिया और उसके संस्कृति के हित के लिए, अच्छे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया को और पीछे ले जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने ही हमको हमारे घर पर यानी कि हमारे देश के अंदर वीकन कर दिए हैं, कमजोर कर दिए हैं, क्योंकि ये दो इंडियंस को लड़ाना चाह रहे हैं। इसके अलावा यही वो लोग हैं जिन्होंने एब्रॉड यानी कि विदेश में हमारा जो नाम है उसको डिस्क्रेडिट किया यानी कि बदनाम कर दिए हैं। तो ऐसे ही लोग हैं जो कि हमको हमारे देश में कमजोर भी कर रहे हैं और दूसरे देशों में हमको बदनाम भी कर रहे हैं। तो ये था इस पैसेज का मतलब। अब चलिए देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसके नोट्स बनाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि सेट 1 में हमें नोट मेकिंग में दिख गया था कि बहुत सारे कॉमास वगैरह थे, तो उसके लिए हमको एक नोट मेकिंग बनाना बहुत इजी हो गया था। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इस पैसेज में प्रॉपरली जो है वो कॉमास वगैरह नहीं है, तो वो ट्रिक इस वाले पैसेज में नहीं होगा और ये बहुत ही यूनिक है। बिकॉज यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स आए हैं, उस पर हमको काम करना पड़ेगा, जैसे कि टॉलरेंस हो गया, देन कोऑपरेशन हो गया, उसके बाद देखें तो सेक्युलर स्टेट आ गया, उसके बाद देखें तो डिसरप्टिव टेंडेंसी आ गया। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिसको हमको नोट्स मेकिंग में खास कर डालने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे टेक्निकल टर्म्स अगर किसी भी पैसेज में आपको दिखते हैं तो उसको आपको नोट मेकिंग में डालना ही होता है। और कोइंसिडेंटली देखिए यहाँ पे जो नोट्स मेकिंग किए गए हैं, यहाँ पे इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर ही इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है वो है टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन। तो वही हमारा पहला जो नोट मेकिंग का पॉइंट है वो है टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन। अब ये जो टॉलरेंस और कोऑपरेशन है, सहनशीलता और आपस में मिलजुल करके काम करना, तो ये किसका बेस है? तो अब हम इसी में से ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिस ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट कि जो टॉलरेंस और कोऑपरेशन ये बेस है हमारे ग्लोरियस पास्ट का, यानी कि हमारे बहुत ही शानदार अतीत का, पास्ट का। तो इसके अंदर जो पहला सब पॉइंट है वो ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे नहीं लिखेंगे आप 1 पॉइंट लिखेंगे पहले, जो भी लिखिए आपने, राइट, टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन, फिर इसके अंदर एक सब पॉइंट ए आना चाहिए, ठीक है, ये ए है। देन ए के अंदर लिखिए बेसिस ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट। इसके अलावा इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन है ये फ्यूचर है इंडिया का, तो फ्यूचर ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर अलग वे से हम लिखेंगे, एक तो फ्यूचर ऑफ इंडिया लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन अगर आपको अपने मन से बनाने आता है तो आप पिलर्स ऑफ आवर फ्यूचर भी लिख सकते हैं कि हमारे फ्यूचर का, हमारे भविष्य का ये एक पिलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, इसके बिना हमारा देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता है। तो अब आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहे तो पिलर्स ऑफ आवर फ्यूचर भी लिख सकते हैं या फिर फ्यूचर ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। पैसेज से ढूंढना है तो मैंने वो भी आपको बता दिया। तो पहला नोट मेकिंग क्लियर हो गया। सेकेंड नोट मेकिंग की बात करते हैं। आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं सेक्युलर स्टेट, या इसी के लिए थोड़ा सा घुमा करके बोलते हैं इसको सेक्युलरिज्म, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे। सेक्युलरिज्म में अगर हम पॉइंट ढूंढेंगे यहाँ पे तो हमको एक पॉइंट क्लियरली मिलता है कि यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स, ठीक है, यहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल क्या मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। उसके बाद यहाँ पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो वही देखिए ए पॉइंट में क्या आ गया, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स। सेकेंड पॉइंट आ गया इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब इसके बाद और जो ये सेक्युलरिज्म है इसी को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस भी मिलता है इंडिया में वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान में इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सेक्युलरिज्म को ही मिलता है। वही थर्ड पॉइंट है कि ऑफ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल प्रेजेंट डे इंडिया। थोड़ा सा आगे पीछे घुमा के बोला है, आप सेम लिखेंगे तो भी चलेगा। दूसरा नोट मेकिंग क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, डिसरप्टिव टेंडेंसीज। अब देखिए इसके लिए ये आपको दिख रहा है डिसरप्टिव टेंडेंसीज। इसमें अगर हम बात करें
तो ये डिसरप्टिव टेंडेंसीज कहाँ से आती है, ये पुटअप करते हैं बैरियर्स, ठीक है। ये जो डिसरप्टिव, जो विनाशकारी जो सोच है, ये बेसिकली रुकावटें पैदा करते हैं, यानी कि पुटअप करते हैं बैरियर्स। बैरियर्स यानी कि रुकावटें और पुटअप यानी कि पैदा करना। इसके अलावा और क्या करते हैं, ये हमको हमारे घरों पर यानी कि हमारे देश के अंदर ही वीकन करते हैं, यानी कि कमजोर करते हैं। आ गया सेम पॉइंट। अब यहाँ पे होम के बदले कंट्री कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एट होम करेंगे तो भी नो इश्यूज, वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये एब्रॉड में, दूसरे देशों में हमको बदनाम भी करते हैं। तो इस तरीके से 3 पॉइंट में आपको यहाँ पे नोट मेकिंग करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि इसका हम टाइटल क्या देंगे। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि सबसे ज़्यादा बार जो वर्ड रिपीट हुआ है उस पर देखिए। तो अगर सबसे ज़्यादा जो वर्ड रिपीट हुआ है वो है इंडिया। मुझे बहुत जगह दिख रहा है ये इंडिया, ठीक है। मैं उनको मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ बार बार। ये देखिए इंडिया है, देन ये इंडिया है, इंडियन भी एक इंडिया वर्ड से बना हुआ है। तो इस तरीके से इंडिया जो वर्ड है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया तो आना ही चाहिए। अब यहाँ पे जब इंडिया बहुत बार आया और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो और एक थोड़ा सोचते हैं कि इसके बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है, जो धर्म के बारे में, या नहीं भी आ रहा है समझ में, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इंडिया को लेकर के जो पहली लाइन में आपको जो मेन वर्ड दिख रहा है उसी को उठा लो। तो क्या दिख रहा है आपको, फ्यूचर ऑफ इंडिया। क्या दिख रहा है आपको, ये फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये लिखेंगे फ्यूचर ऑफ इंडिया तो भी चलेगा। आप लिखेंगे बेसिस ऑफ इंडिया फ्यूचर तो भी चलेगा। आप लिखेंगे द बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडिया तो भी चलेगा। कुल मिला के इंडिया के फ्यूचर की बात हो रही है तो टाइटल में फ्यूचर ऑफ इंडिया तो आना ही चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, यू आर अंजू शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट HSS रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यू यानी कि आप जो हैं वो अंजू शर्मा हैं, जो कि स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, रीवा का स्कूल है जो कि मध्य प्रदेश में होता है रीवा। तो रीवा का एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे आप स्टडी करते हो और आपका नाम है अंजू शर्मा। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को, स्कूल के प्रिंसिपल को। क्यों कि वो आपको उनके बुक बैंक से बुक को इशू करेंगे, यानी कि आपको बुक्स देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके एप्लीकेशन को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, बस नाम चेंज हुआ है। वहाँ पे अंजू शर्मा था, यहाँ पे हो गया नवीन शर्मा, कि ये बोल रहा है आप नवीन शर्मा हो और आप स्टडी कर रहे हो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में। तो एक एप्लीकेशन लिखना है आपके प्रिंसिपल को कि आपको बुक्स इशू करेंगे, बुक्स देंगे अपने बुक बैंक से, ठीक है। नाम चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो जैसे भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन में नाम आएगा अंजू शर्मा या नवीन शर्मा, आपको वैसे लिखना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं एप्लीकेशन, कभी भी टू के बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, ओके, टू, फिर द प्रिंसिपल, क्योंकि हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल। फिर कौन से स्कूल के प्रिंसिपल है, तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। रीवा के बाजू में आप इसमें MP भी लिख देंगे, बिकॉज ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। अगर आपको नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं, बट MP लिखिए, या आप क्योंकि MP के स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो आपको वो लिखना चाहिए। तो आप लिखेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, MP मध्य प्रदेश। चलिए इसके आगे क्या लिखना है बताते हैं। सब्जेक्ट, अब किस टॉपिक के लिए हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको यहाँ पे हम सब्जेक्ट में लिख के बताते हैं प्रिंसिपल सर को कि ग्रांटिंग बुक्स, ग्रांटिंग यानी कि दीजिए, ठीक है, प्रदान कीजिए या मुझे दीजिए बुक्स, कहाँ से, फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है। ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, दोनों चलेगा। मैं दोनों आपको बताते हुए चल रहा हूँ जैसे आपको कंफर्टेबल हो। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर यानी कि आदरणीय शिक्षक जी, ठीक है। अब आगे क्या है, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आई एम यानी कि मैं हूँ एक स्टूडेंट क्लास 10th A का। अब देखिए ए सेक्शन है तो इसको आपको ये इस तरीके से सिंगल कोटेशन में लिखना पड़ेगा या डबल कोटेशन में कि आप 10th A के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ऑफ योर स्कूल, यानी कि आप ही के स्कूल का क्लास 10th का मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो इस लाइन का मतलब होगा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करके ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप ही के स्कूल का क्लास 10th का एक स्टूडेंट हूँ, और जो मेरे फादर हैं, जो मेरे पिताजी हैं, वो एक मोटर मैकेनिक है, ठीक है। और क्योंकि मेरे पिताजी की इनकम बहुत कम है, इसलिए मैं अनेबल हूँ यानी कि योग्य नहीं हूँ बुक्स को, किताबों को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, ठीक है। तो एक बार रिकेप कर दूं कि मेरे पिताजी जो है वो मोटर मैकेनिक है और इस वजह से मैं बुक्स को खरीदने में अनेबल हूँ, अयोग्य हूँ, योग्य नहीं हूँ। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली यानी कि दया करके, ग्रांट यानी कि दीजिए, मी यानी कि
मुझे दया करके दीजिए। क्या दीजिए? बुक्स, किताबें। कहाँ से देंगे वो? फ्रॉम द बुक बैंक, क्योंकि बुक बैंक में बहुत सारी किताबें रखी होती हैं उनके पास, तो उस बुक बैंक से वो किताबें जो है वो मुझे दया करके दीजिए। आई शेल बी यानी कि मैं हूँगा हाईली ग्रेटफुल। हाईली ग्रेटफुल यानी कि बहुत ज़्यादा आभारी या बहुत एहसानमंद होऊंगा मैं आपका। टू यू यानी कि आपका। फॉर योर काइंडनेस, क्योंकि आपने इतनी बड़ी दयालुता दिखाए हैं, क्योंकि आपने बुक बैंक से मुझे बुक दिए हैं, तो ये आपने बहुत काइंडनेस है आप में, आप बहुत दयालु हैं, तो आपके इस दयालुता के लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा, ग्रेटफुल रहूँगा, थैंकफुल रहूँगा, धन्यवाद करता रहूँगा। आगे बोला गया है थैंकिंग यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपका नाम। अब अगर क्वेश्चन में अंजू शर्मा होगा तो आपको अंजू शर्मा लिखना है, नवीन शर्मा बोलेगा तो नवीन शर्मा लिखना है, कोई नाम नहीं होगा तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। फिर कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं आप? क्लास 10th A के, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, देन कौन सी डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो आप लिखेंगे। तो जिस भी डेट को आप एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस एग्जाम की डेट वाले दिन ही आपको जो डेट है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बुक बैंक से अगर आपको बुक चाहिए तो आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके और में बोला गया है राइट अ लेटर टू योर फादर सीकिंग हिज परमिशन टू गो ऑन अ टूर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है राइट करना है आपको, यहाँ पे लिखना है एक लेटर, एक पत्र लिखना है योर फादर यानी कि आपके पिताजी को। क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि आप जो है सीक करना चाहते हैं, यानी कि सीकिंग यानी कि पाना चाहते हैं उनकी परमिशन, उनकी आज्ञा पाना चाहते हैं। किस चीज़ के लिए? क्योंकि आप टू गो ऑन अ टूर, एक टूर पे जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के एक टूर पे जाने के लिए आपको अपने पिताजी की परमिशन पाना है, पिताजी की परमिशन चाहिए, इसके लिए आपको एक लेटर लिखना होगा अपने फादर को, अपने पिताजी को। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप इस स्कूल के हॉस्टल में रहते हो। तो क्योंकि आप जहाँ पे भी रहते हो वही आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। आप चाहे तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल धामनोड़ धार, ये उस शहर का नाम है जहाँ पे ये सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, या कोई एड्रेस जहाँ आप रहते हैं वो आप एड्रेस भी आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास चॉइस है, अगर आप समझते हैं कि आप जो हैं वो हॉस्टल में रहते हैं तो उस स्कूल का नाम एड्रेस से लिखेंगे, या फिर आप कोई भी जहाँ भी आप रहते हैं वो एड्रेस भी आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, दोनों ही सही होगा। फिर जिस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं अपने फादर को, वो डेट लिखेंगे, यानी कि जिस दिन आप एग्जाम लिख रहे हो तो उस एग्जाम की जो डेट होगी आपको वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन, और यहाँ बोलेंगे पहले रिस्पेक्टेड फादर यानी कि आदरणीय पिताजी, ठीक है। रिगार्ड्स यानी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आई होप यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ, यू आर वेल यानी कि वहाँ पे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, एंड फाइन देयर वहाँ पे बिल्कुल आप सही हैं। तो मैं जो है वो आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अपना कैंप लगा रहा है, अरेंज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, वही आगे बोला गया है। तो जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, गोइंग टू बी यानी कि जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एक कैंप। कहाँ पे? पचमढ़ी में, ठीक है। पचमढ़ी में एक कैंप लगाने जा रहा है, वो भी कितने दिनों के लिए? फॉर 10 days, 10 दिनों के लिए। और स्टार्ट कब से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर से कैंप स्टार्ट होने जा रहा है। और इस कैंप को आई यानी कि मैं, वांट यानी कि चाहता हूँ, अटेंड करना, ज्वाइन करना। तो ये जो कैंप है इस कैंप को मैं अटेंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्लीज़, प्लीज़ यानी कृपया करके अलाउ कीजिए मी यानी कि मुझे। तो अलाउ कीजिए, परमिशन दीजिए मुझे कि मैं देर यानी कि वहाँ पर गो यानी कि जा सकूँ। तो मैं वहाँ पे इस कैंप को अटेंड करना चाहता हूँ, इसलिए कृपया करके मुझे अलाउ कीजिए, आज्ञा दीजिए कि मैं इस कैंप में जाऊँ। और इसके लिए आपको फिर एक लेटर, एक पत्र जो है वो राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हमारे प्रिंसिपल सर को, हमारे प्रधानाचार्य को, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को। क्यों? क्योंकि आप जब लेटर लिखेंगे तभी हमको स्कूल से परमिशन देंगे कि हाँ भाई आप इस कैंप में जा सकते हैं। अब देखिए इतना तो आपको लिखना ही होगा। इसके बाद की लाइन आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं कि काइंडली आल्सो सेंड ₹500, कि काइंडली यानी कि दया करके, आल्सो यानी कि भी, सेंड यानी कि भेजिएगा ₹500, यानी कि दया करके 500 रुपये भी भेजिएगा, सेंड कीजिएगा। तो ये रिलेटेड नहीं है, आप चाहें तो लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा।
बाकी जो हमको परमिशन चाहिए थी उस टूर पे जाने के लिए वो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लिए हैं फादर से, पिताजी से। इसके बाद लिखेंगे थैंक्स अ लॉट यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योर लविंग सन यानी कि आपका बहुत ही प्यारा सन यानी कि पुत्र या बेटा। फिर जो भी नाम है आपका वो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है दिनेश, तो दैट इज फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने फादर से परमिशन मांगना होता है किसी भी टूर पे जाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में बोला गया है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आपको राइट करना है, लिखना है एक एसे यानी कि निबंध किसी भी एक टॉपिक पर, जो कि नीचे टॉपिक दिए हैं इनमें से किसी टॉपिक पे आपको एक एसे लिखना है और लगभग अबाउट यानी कि लगभग 150 वर्ड्स 150 वर्ड्स में आपको इस एसे को लिखना है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? सेव वाटर, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, द गेम आई लाइक मोस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो क्लास 10th में आपको कम से कम 5 से 6 ऐसे तैयार करना ही चाहिए। कोई भी एक स्पेशल या स्पेसिफिक हम ऐसे बोल नहीं सकते। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेज है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 जो वेरी इंपॉर्टेंट एसेज हैं जो आपको क्लास 10th में इंग्लिश के लिए बिल्कुल याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आता है ग्रो मोर ट्रीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर 1 कैटेगरी में आता है, ये आपको बिल्कुल ऐसे बनना ही चाहिए। सेकेंड है साइंस इन आवर डेली लाइफ, है इसी को हम बोलते हैं वंडर ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस के ऊपर। थर्ड है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, जो गेम्स और स्पोर्ट्स की जो वैल्यू है इसके ऊपर ऐसे। 4th नंबर पे आता है माय हॉबी, कोई भी आप अपनी हॉबी जो है वो यहाँ पे बता सकते हैं। 5th नंबर पे आता है डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज यानी कि क्या नुकसान है। और 6th है वोमेन एम्पावरमेंट, यानी कि जो वोमेन को लेकर के जो उनको आगे बढ़ाना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए उसके ऊपर। तो ये वो 6 ऐसे हैं जो कि आप क्लास 10th में अगर हैं तो आपको ये बनना ही चाहिए। हालांकि 1 बाय 1 इन 6 के 6 ऐसे पे हम डिटेल में आपको समझाते हुए वीडियो लेके आएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फिलहाल आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए इन एसेस को लर्न करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो हम भी आपके लिए इन टॉपिक्स पे एसेस की वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल आप फिर भी एग्जाम के लिए इसको तैयार करते हुए चलिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके और में एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स प्रिपेयर एन आर्टिकल इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि फॉलोइंग यानी कि नीचे दिए हुए कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे, उसके आधार पे, उसके बेस पे आपको एक आर्टिकल, एक पैराग्राफ जो है वो प्रिपेयर करना है, तैयार करना है लगभग 80 वर्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है चलिए उनको भी पहले एक बार पढ़ के देखते हैं। न्यूज़पेपर्स यानी कि न्यूज़पेपर के ऊपर यहाँ पे है बात। इसेंशियल यानी कि जरूरी। लुक फॉर इट यानी कि ढूंढते हैं। इन द मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग में, हाँ हर घर में, हर फैमिली में सुबह सुबह जो है वो न्यूज़पेपर को ढूंढते हैं, सही बात है। वाइटल यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। मीन्स ऑफ कन्वेइंग न्यूज़, ये बात भी सही है कि जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही अच्छा मीन्स यानी कि साधन है कोई भी न्यूज़ को कहीं तक पहुंचाने का, कन्वे करने का। चीप, सबसे सस्ता सोर्स है, ये बात भी सही है। इनलाइटन अस यानी कि हमको नॉलेज भी देता है, ये बात भी सही है। डिफरेंट कॉलम्स, हाँ जो न्यूज़पेपर है वो अलग अलग कॉलम में ही छपता है, ये भी हमको पता है। नो न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर नहीं होगा तो मेजर वॉइड, मेजर यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा, वॉइड यानी कि अकेलापन या खालीपन महसूस होता है अगर न्यूज़पेपर नहीं होगा तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को जोड़ करके आपको क्या करना है, आपको एक आर्टिकल बनाना है। तो चलिए बनाते हैं इसका आर्टिकल। तो देखिए क्योंकि हमको न्यूज़पेपर के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है तो हेडिंग तो देना पड़ता है आर्टिकल की। तो यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं हम लाइफ विदाउट न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर के बिना जो है वो लाइफ कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही यहाँ पे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे पॉइंट्स कवर होना चाहिए तो स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट से न्यूज़पेपर्स और इसेंशियल, ठीक है, न्यूज़पेपर और इसेंशियल यानी कि जरूरी है। तो सेंटेंस बनाते कि न्यूज़पेपर जो हैं वो बिकम यानी कि हो गए हैं एक बहुत ही इसेंशियल यानी कि बहुत जरूरी हमारे लाइफ का एक पार्ट यानी कि हिस्सा, यानी कि न्यूज़पेपर हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गए हैं, बिकम यानी कि बन गए हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट कवर हो गए। अब क्या है, लुक फॉर इट यानी कि ढूंढते हैं। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह, वही हमको बताना है कि फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहली चीज अगर कोई एक पर्सन, एक इंसान जो है वो लुक फॉर यानी कि ढूंढता है अगर इन द मॉर्निंग में, सुबह सुबह, तो वो क्या है, वो न्यूज़पेपर है। ठीक है, 2 पॉइंट्स और हमारे कवर हो गए। अब क्या है, वाइटल मीन्स ऑफ कन्वेइंग न्यूज़, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है ये न्यूज़ को पहुंचाने का। लेकिन उस पॉइंट के पहले एक और पॉइंट हम यहाँ बता रहे हैं,
सो इसलिए वन यानी कि कोई भी, कंटेम्पलेट यानी कि कल्पना भी, इवन यानी कि भी, तो कल्पना भी नहीं कर सकता है उस लाइफ की जहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं हो, या न्यूज़पेपर के बिना कोई भी अपने लाइफ की, अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आगे बोला गया है जो हमारा मेन पॉइंट था, सिंस, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही वाइटल यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया बन गया है, जरिया बन गया जहाँ से हमको न्यूज़ मिलती है। वही बोला गया कि वाइटल मीडिया बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया बन गया है न्यूज़पेपर, कि ये न्यूज़ जो है वो कन्वे करता है, पहुंचाने का काम करता है। किस चीज़ की न्यूज़? जो हमारे देश में जो भी हो रहा है, या फिर जो अब्रॉड यानी कि जो दूसरे देशों में जो भी हो रहा है, उन सभी चीज़ों की न्यूज़, जो समाचार है, जो जानकारी है, वो कॉमन मैन तक, आम आदमी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूज़पेपर करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड चीप है, जो सस्ता है, तो वो यहाँ पे मिस हो गया है। तो आप अपने मन से एक सेंटेंस लिखेंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी चीप सोर्स ऑफ मीडिया। सबसे सस्ता अगर न्यूज़ पाने का जो सोर्स है, जो जरिया है, वो न्यूज़पेपर ही है। ठीक है, ये मिस हो गया था, मैंने इसमें डाल दिया। अब देखिए इसके आगे क्या बोला गया है, एक अपने मन से हम लाइन डाल रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है हमारे देश की और दूसरे देशों की जानकारी या न्यूज़ को आम आदमी तक पहुंचाने का, इसलिए जो ये ही यानी कि जो आम आदमी है ये फील करेगा, महसूस करेगा कंप्लीटली कट ऑफ। कट ऑफ यानी क्या होता है? कट ऑफ यानी कि बिल्कुल अलग हो गया है, अकेला हो गया है पूरी दुनिया से। ठीक है, पूरी दुनिया से कंप्लीटली यानी कि पूरे तरीके से वो कट ऑफ हो गया है, अलग हो गया है, अगर उसे फेस करना पड़े, सामना करना पड़े हर दिन बिना न्यूज़पेपर के। समझ गए? तो अगर हर इंसान को अगर न्यूज़पेपर के बिना हर दिन उसको गुजारना या उसका सामना करना पड़े कि न्यूज़पेपर उसके पास नहीं है, तो उसको लगता है कि मैं पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ, अकेला हो गया हूँ। इसके बाद कौन से वर्ड हम टारगेट कर रहे हैं? इनलाइटन अस। इनलाइटन अस यानी कि ज्ञान देता है हमको। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। तो वही बोल रहा है कि जो न्यूज़पेपर है ना, वो इनलाइटन करता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है। अस यानी कि हमको, मैनीफोल्ड वेज यानी कि बहुत सारे तरीकों से। अब इसके आगे क्या बोला गया था वहाँ पे? अलग अलग कॉलम्स में न्यूज़पेपर छपता है। तो एज यानी कि जैसे कि ईच कॉलम, हर एक जो कॉलम है वो हमसे डील करता है, यानी कि हमको जोड़ता है। ठीक है, हमारे लाइफ के अलग अलग जो एस्पेक्ट है, जो नज़रिए हैं, तो हमारे लाइफ के अलग अलग नज़रियों से हमको जोड़ता है हर एक कॉलम जो कि इस न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। क्लियर है? रिकैप करवाऊं कि जो ये न्यूज़पेपर है वो हमको बहुत सारे तरीकों से इनलाइटन करता है, नॉलेज देता है। जैसे कि उसका हर एक कॉलम जो है वो हमको हमारे लाइफ के अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग नज़रियों से जोड़ता है। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे? नो न्यूज़पेपर मेजर वॉइड। न्यूज़पेपर नहीं होगा तो अकेलापन होगा। तो वही बोल रहा है, सो इसलिए वी शैल फील अ मेजर वॉइड। हम लोग जो है वो फील करते हैं, महसूस करते हैं मेजर वॉइड यानी कि बहुत बड़ा अकेलापन या खालीपन हमारे डेली लाइफ में, अगर, इफ यानी कि अगर हमको कन्फ्रंट करना पड़े, सामना करना पड़े एक ऐसी लाइफ का, एक ऐसे जीवन का जहाँ पे न्यूज़पेपर हो ही नहीं। विदाउट न्यूज़पेपर अगर हमको लाइफ को सोचना पड़े या उसका सामना करना पड़े, तो हम हमारे लाइफ में बिल्कुल खालीपन या अकेलापन महसूस करने लगेंगे। तो ये तो हो गया टॉपर्स स्टूडेंट के लिए। अब मान लेते हैं कि अगर हमको इतना टफ नहीं बनता है और सिंपल बनाना है, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर मैं सिंपल तरीके से बनाऊँ, जो वर्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिए हैं उसको अंडरलाइन कर लूँ, तो न्यूज़पेपर भी यहीं से ही है, इसेंशियल भी यहीं से ही है, देन लुक फॉर इट भी यहीं से है, इन द मॉर्निंग भी यहीं से ही है, वाइटल मीन्स ऑफ कन्वेइंग न्यूज़ भी यहीं से ही है, चीप यहीं से ही है, इनलाइटन अस भी यहीं से ही है, डिफरेंट कॉलम्स भी यहीं पे ही है, नो न्यूज़पेपर भी यहीं पे ही है, और मेजर वॉइड भी यहीं से ही है। अब देखिए मैं कितना सिंपल बना रहा हूँ। न्यूज़पेपर इज इसेंशियल, जरूरी है फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए। एवरीवन यानी कि हर कोई ढूंढता है मॉर्निंग में इस न्यूज़पेपर को। इट इज़ यानी कि ये है एक वाइटल इंपॉर्टेंट साधन है न्यूज़ को पहुंचाने का। इट इज़ चीप, ये बहुत ही सस्ता है। इट यानी कि ये, यानी कि न्यूज़पेपर इनलाइटनेस करता है, नॉलेज देता है, थ्रू यानी कि द्वारा, किसके द्वारा? अलग अलग कॉलम्स के द्वारा। फिर नो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर नहीं होगा, इसका मीन्स यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हमारे लाइफ में एक अकेलापन या खालीपन है। इस तरीके से अगर आप इतना भी लिखेंगे तो भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस ए स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स।
इस क्वेश्चन का मतलब है लुक यानी कि देखिए, जो विजुअल ये जो फोटो का इनपुट जो दिया गया है, यहाँ पे जो विजुअल इनपुट यानी कि जो फोटो दिखाया गया है, गिवन यानी कि दिया हुआ है, बिलो यानी कि नीचे। तो जो नीचे जो फोटो दिया गया है इसको आप देखो और प्रोड्यूस करो यानी कि बनाइए एक छोटा सा पैराग्राफ लगभग 75 वर्ड्स में। अब देखिए इस फोटो में आपको क्या क्या दिख रहा है कि बाहर जो ये स्पीकर बज रहे हैं, ये उसकी आवाज़ के वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, साउंड्स हैं। और जो लोग हैं यहाँ पे कुछ तो भी गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, गणेश भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है, सब उसकी आरती वगैरह गा रहे होंगे, यहाँ गाने बज रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ जो है यहाँ बाहर पे अवेलेबल है, खड़ी है। और उसी समय ये एक बच्चा जो है वो घर के अंदर बैठा हुआ है, वो घर में बैठ के क्या कर रहा है, उसके सामने बुक पड़ी यानी कि वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो अपने कान बंद कर रहा है यानी कि उसको पढ़ने में दिक्कत जा रही है, बाहर से हल्ला बहुत हो रहा है। तो इसमें फोटो में क्या है वो सब चीज़ें हमको क्लियर हो गई है, इसी को हमको एक पैराग्राफ में लिख करके दिखाना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इस डायग्राम के लिए अगर हम कोई हेडिंग देंगे तो वो होगा नॉइस पॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, यानी कि आवाज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीकर बहुत ज़्यादा साउंड में बजाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, आवाज़ का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है और वही यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एज है, ये जो युग है, वो प्रोबेबली यानी कि संभावना है कि इसको हम जानते हैं, इस युग को हम जानते हैं किस नाम से, सबसे नॉइसीएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा शोरगुल वाला, सबसे ज़्यादा हल्ले वाला युग हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में, यानी कि इंसान के, मनुष्य के इतिहास का सबसे शोरगुल वाला युग माना जाता है, ऐसा संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो यही कारण है कि जो पीपल है, जो लोग हैं, वो क्रिएट करते हैं अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारा नॉइस यानी कि हल्ला शोर जो है वो क्रिएट करते हैं, चाहे नॉइस यानी कि हल्ला या शोर। तो जो लोग हैं वो बहुत सारा नॉइस यानी कि हल्ला या शोर मचाते हैं एवरी ओकेशन, हर मौके पर, हर अवसर पर, या किसी की शादी हो तो भी, या फिर कॉन्वर्सिंग की बात ही क्यों नहीं हो, कॉन्वर्सिंग यानी कि बातचीत करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं। इसके साथ ही एडवर्टाइज करना हो, कोई चीज़ का विज्ञापन करना हो तो भी बहुत हल्ला होता है, ऑटो वगैरह, कार वगैरह में स्पीकर लगा के एडवर्टाइज करते हैं। उसके अलावा ओन से यानी कि खुद के लिए भी, इन्हें कभी खुद को एंजॉय करवाना हो, कुछ भी खुद के लिए कभी भी हम हल्ला करने लग जाते हैं। तो वही बोला गया है, तो खुद के लिए भी हम लोग कई बार जो है हल्ला करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो नॉइस है, जो ये शोरगुल है, जो ये हल्ला है, ये मॉडर्न लाइफ में यानी कि वर्तमान समय का जो जीवन है, इसमें ग्रेटेस्ट बेन बना हुआ है। बेन यानी क्या होता है, अभिशाप। अभिशाप यानी कि एक तरह का श्राप जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हमारे लिए परेशानी बनाता है। आगे बोला गया है कि जो हॉकिंग होता है, हॉकिंग यानी क्या होता है, जो कि मोहल्ले गलियों में लोग जो बेचते हैं कोई भी चीज़, तो चिल्ला चिल्ला कर बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉकिंग, ठीक है, फेरी वाला भी बोलते हैं हिंदी में। तो जो हॉकर्स होते हैं जो कि गली गली में निकलने बेचते हैं, तो वो जो है, तो ये जो हॉकिंग है, इसमें जो गलियां होती है, जो स्ट्रीट्स होती है, इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस यानी कि हल्ला जो है वो मेक्स यानी कि बनता है या फिर होता है। तो हॉकिंग की वजह से गली गलियों में बहुत सारा हल्ला होता है। इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गए, स्कूटर्स वगैरह हो गए, और ये जो भी मतलब व्हीकल्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नॉइस यानी कि हल्ला शोरगुल जो है वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं या करते हैं। तो ये जो नॉइस है, जो ये हल्ला है, जो शोरगुल है, इन एंड अराउंड यानी कि हमारे आसपास जो भी हल्ला होता है वो कहीं ना कहीं हमें वियरिंग यानी कि थकाना, अस यानी हमें, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे आसपास जो हल्ला होता है वो हमें थका देता है। तो वियरिंग अस आउट यानी कि बहुत ज़्यादा थका देता है हमको, वो भी एक टेरिफिक पेस यानी बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्र गति से हम लोग बहुत थक जाते हैं इन हल्ले की वजह से। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज हो गई, जो मिल यानी कारखाने वगैरह हो गए, या दूसरे जो भी उन फैक्ट्रीज या मिल्स के अंदर जो दूसरे मशीनें इस्तेमाल होते हैं, वो मशीन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हमको, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत तेज होती है। इसके अलावा ये जो मशीन्स वगैरह हैं, ये कहीं ना कहीं नॉइस पॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान यानी कि कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि मशीनें बहुत आवाज़ करती हैं, बहुत हल्ला करती है, इस वजह से नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो शाउट करते हैं यानी कि चिल्लाते हैं लाउडली यानी कि बहुत ज़ोर से। तो जो लोग हैं वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, कहाँ पर, चाहे कोई रैली हो, जुलूस वगैरह निकलते हैं, या फिर कोई मूवमेंट्स, कोई आंदोलन हो, कोई लड़ाई वगैरह हो, तो वहाँ पे भी लोग जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का काम करते हैं। तो इसलिए वी यानी कि हम सभी को शुड यानी कि चाहिए मिनिमाइज यानी कि कम से कम नॉइस पॉल्यूशन। तो जो नॉइस पॉल्यूशन है हमको कम से कम करना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण कम से कम करना चाहिए, सो दैट, ताकि जो सभी लोग हैं वो
अपने अपने जीवन को जी सके पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से। तो यही था इस फोटो के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि और भी लोगों को और भी स्टूडेंट्स को बहुत ईजी तरीके से कैसे हम ये सब पढ़ सकते हैं उनको नॉलेज मिल सके। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।